नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है अपराधी जावेद, दूसरे हैं अल्ताफ बुखारी, तीसरे हैं मौलाना मदनी जिन्हें लोकेश मुनी ने जमकर लताड़ा है, चौथे हैं धर्म के सौदागर। सबसे पहले बताते हैं बिहार के जावेद के कारनामों के बारे में। जावेद के घर से 3 टाइम बॉम्ब मिले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 3 टाइम बॉम्ब मिलने के बाद से जांच और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से एक का पाकिस्तान और कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। दरअसल आरोपियों ने YouTube वीडियो देखकर बॉम्ब बनाया था। बॉम्ब मोहम्मद जावेद नाम के शख्स के घर पर मिले थे। बम की बरामदगी मुजफ्फरपुर के 3 कोठिया इलाके में हुई। इस मामले में पुलिस ने मुजफ्फरपुर के मोहम्मद जावेद और बुलंदशहर के मोहम्मद शमी और अन्य शख्स को गिरफ्तार किया है। जावेद और उसके साथियों ने टाइम बॉम्ब बनाने के लिए झारखंड से बैटरी और पश्चिम बंगाल से तार खरीदे थे। गिरफ्तार आरोपियों में से एक के मोबाइल में पाकिस्तान के मोबाइल नंबर भी मिले हैं। साथ ही ये भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद कश्मीर जा चुका है। यही नहीं, मोहम्मद शमी के मोबाइल में झुलसे हुए शख्स की फोटो भी मिली है। इस फोटो को लेकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि बॉम्ब बनाने या ट्रायल के दौरान हुए विस्फोट से शख्स झुलसा होगा। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से ATS, CID और IB अन्य जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है। वहीं पूछताछ के बाद मोहम्मद जावेद को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेजा गया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस और जांच एजेंसियां छापेमारी करके अन्य लोगों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। यही नहीं, जांच एजेंसियां आरोपियों के बैंक खातों और ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में भी जुटी हुई है। साथ ही पाकिस्तान और कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस को आतंकी कनेक्शन होने का भी शक है। हालांकि अब तक पुलिस को यह पता नहीं चल पाया है कि बॉम्ब बनाने के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद जावेद और उसके भाई फरार आरोपी मोहम्मद जैकी के खिलाफ विस्फोटक रखने, आर्म्स और NDPS सहित विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है। अब इस मामले में सबूत सामने आने के बाद धाराएं बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब बात अल्ताफ बुखारी की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अक्सर भड़काऊ बयान देते रहते हैं। इस फहरिस्त में एक नाम अल्ताफ बुखारी का भी है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि वो बाहरियों को यहां बसने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में यहां के लोगों की अपनी सरकार होनी चाहिए, जहां कम से कम ये भेदभाव ना हो कि ये जम्मू का है और ये कश्मीर का। उन्होंने कहा कि हम सभी जम्मू कश्मीर के हैं और हमारे ना सिर्फ मुद्दे साझे हैं बल्कि उनमें समाधान भी साझे होंगे। 2014 में श्रीनगर के अमीर कदल से विधायक चुने जा चुके अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो लोगों के खिलाफ किए गए निर्णय वापस लेने पड़ेंगे। उन्होंने कॉलोनियों को नियमित करने की मांग करते हुए कहा कि देश के हर राज्य में ऐसा निर्णय होते हैं। दिल्ली में 6-6 महीना बाद कॉलोनियां रेगुलराइज होती है। उन्होंने कॉलोनियों को नियमित करने की मांग करते हुए कहा कि देश के हर राज्य में ऐसे निर्णय होते हैं। दिल्ली में 6-6 महीने बाद कॉलोनियां रेगुलराइज होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को केवल डंडे ही दिखाना चाहती है। उन्होंने कहा जो जम्मू कश्मीर का वासी नहीं है ऐसे एक भी शख्स को यहां बसने नहीं देंगे, चाहे उनकी सुरक्षा के लिए कितनी भी पुलिस या फोर्स लगा दो। यहां कोई भी गैर रियासती बाशिंदा नहीं रह सकता, किसी को भी नहीं बसने देंगे। ये जमीनें हमारी है और इन पर हक जम्मू कश्मीर के वासियों का है। इनको अगर ये लगता है कि ये बाहर से किसी को ला के बिठाएंगे तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और उनके दर्द का माखौल उड़ाते हुए कहा कि हम वो जमात भी नहीं है कि कहीं और जाकर ड्रामा करें।
उन्होंने कहा कि हम वो जमात हैं जो लड़ेंगे और किसी भी गैरवासी को यहां बसने नहीं देंगे। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि फैसला हम लोग करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे, यहाँ की चुनी हुई सरकार करेगी कि इन कॉलोनियां जमीनों के साथ क्या करना है। उन्होंने कहा कि लोगों को सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर बांटा जा रहा है, उन्हें होशियार रहना चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कश्मीरी पंडितों पर जुबानी हमला बोला गया हो और उन्हें टारगेट किया गया हो। इससे पहले भी कई नेता कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और उनके दर्द का मखौल उड़ा चुके हैं। अगली खबर में बात लोकेश मुनि की। लोकेश मुनि ने कहा है वो बलिदान स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपने सामने अपनी धर्म और संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैन मुनि ने बताया है कि यही कारण है कि उन्होंने मौलाना अरशद मदनी के बयान का विरोध किया था, उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। जैन मुनि ने इस घटना का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, मुझे अपनी शहादत मंजूर थी, मैं अपनी आंखों के सामने अपने धर्म संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए विरोध किया, शास्त्रार्थ की चुनौती दी। आपको बता दें, जैन मुनि ने मदनी को जमीयत के मंच से ही चुनौती दी थी। जब वो मदनी का विरोध कर रहे थे तब सामने मुस्लिम भीड़ मौजूद थी और मंच पर विभिन्न धर्मों के गुरु मौजूद थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद के अधिवेशन का आखिरी दिन था, लेकिन मुनि के विरोध के बाद जैन और हिंदू धर्म गुरुओं ने जमीयत का मंच छोड़ दिया था। इस्लामी संगठन जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने मनु, आदम और ओम और अल्लाह को एक बताया था। इसको लेकर जैनाचार्य लोकेश मुनि ने मौलाना को लताड़ लगाते हुए मंच छोड़ दिया था। मौलाना मदनी के बेतुके बयानों पर फटकार लगाते हुए जैनाचार्य लोकेश मुनि ने कहा था, मदनी ने जो कहा है उससे कोई भी सहमत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर हमें जोड़ने की बात आपको करनी है तो प्यार मोहब्बत की बात कीजिए। आपने जितनी कहानी सुनाई है ओम, अल्लाह, मनु, ये वो उससे कहीं अधिक 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मदनी साहब को मैं शस्त्रार्थ के लिए बुला रहा हूँ, आप दिल्ली आइए या मुझे सहारनपुर बुलाइए। उन्होंने मदनी की बातों का खंडन करते हुए कहा है, आपने जो बात कही मैं उससे सहमत नहीं हूं। चारों धर्म के संत या कोई भी अन्य इससे सहमत नहीं है। हम केवल आपसे मिलजुल कर रहने को लेकर सहमत हैं। मुनि ने आगे कहा, ये जो कहानी है ओम, मनु, अल्लाह, उसकी औलाद, ये अब फालतू की बातें हैं। आपने सारा पलीता लगा दिया एकता के, सद्भावना के सम्मेलन में। मदनी के विवादित बयान से भूचाल आ गया है। ऐसा लगता है मौलाना मदनी ने जो आपत्तिजनक बयानबाजी की है वो सब जानबूझकर करी है ताकि हिंसा भड़काया जा सके। आखिरी खबर में बात धर्म के सौदागरों की, जिसने अपने धर्म का सौदा कर लिया। हरियाणा के करनाल से एक मामला सामने आया है जहां कुछ लोगों ने हिंदू धर्म त्याग करके ईसाई धर्म अपना लिया। इनके नाम विशाल, रजत, सूरज और सोनू है। ये लोग मृत गायों को उठाने वाले ठेकेदार के कारिंदे हैं। कम गायों की मौत की वजह से इनका धंधा मंदा चल रहा था। हड्डी, खाल और चर्बी वगैरह से होने वाली कमाई कम हो गई थी, इसलिए इन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसी साल 26 जनवरी की रात एक एक कर गायों को मरने का सिलसिला शुरू हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि गुड़ और चारे में सल्फास की गोलियां मिलाकर गायों को खिलाई गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया था। जांच टीम अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने घटना के दिन गौशाला के आसपास एक्टिव रहे मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाई। इस दौरान 5 ऐसे नंबर सामने आए जिनका कोई वास्ता गौशाला से नहीं था। पुलिस ने इन नंबरों को ट्रेस किया, तब इन आरोपियों का पर्दाफाश हो गया। इसके अलावा गौशाला आने जाने वाले रास्तों की तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। इन फुटेज में भी 5 आरोपी घटना की रात आते जाते दिखाई दिए। पुलिस ने दबिश देकर अमर को छोड़कर बाकी सभी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अमर
फरार चल रहा है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो पांचों कई साल पहले हिंदू धर्म छोड़ ईसाई बन चुके हैं। हड्डी, चर्बी और खाल आदि की तस्करी के लिए इस घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। हर मृत गाय के उन्होंने 8 से 10 हजार रुपये मिलने की जानकारी दी। पकड़े गए आरोपियों ने विशाल और रजत पहले से ही गौशाला में मरने वाली गायों को उठाने का काम करते थे। उनका कहना था कि गायों के कम मरने से उनका धंधा मंदा चल रहा था, इसलिए उन सभी ने एक साथ कई गायों को मार डालने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया कि घटना के दिन उन सभी ने शराब पी और 2 बाइकों पर सवार होकर गौशाला पहुंचे। यहाँ उन्होंने गायों को सल्फास खिलाया, जिससे रात 2 बजे से उनकी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। 10 पुड़िया जहर विशाल अपने साथ लाया था। 3 बजे सभी आरोपी वापस लौट आए थे। बाद में जब बजरंग दल वालों ने मृत गायों को अधिकारियों से बात कर जमीन में दफनाना शुरू किया, तब इन सभी ने ऐसा ना करने के लिए कहा। आरोपियों ने खुद को मृत गोवंश ना सौंपने पर गौशाला से दोबारा मृत गाय ना उठाने की भी धमकी दी थी। आरोपियों ने पूछताछ में यह भी कबूल किया है कि वो पहले भी इस गौशाला में जहर देकर 4-5 गायों को एक साथ मारते रहे हैं। वहीं अभी इन्होंने 45 गायों की जहर देकर हत्या की थी। पुलिस आरोपियों से सारे राज उगलवा रही है। अब इन पापियों का बहुत बुरा हश्र होगा। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।